हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस फिजिक्स में संवेग संरक्षण के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। संवेग संरक्षण नियम स्टार्ट करते हैं। जब क्या होता है कि जब किसी निकाय यानी किसी बॉडी पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हुआ हो तो उसका जो संवेग होता है, कुल संवेग, वो नियत रहता है। ठीक है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हम ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है। जहाँ F जो है डी पी इज इक्वल टू डी टी अगर नियतांक है यानी नियत है तो F जो है हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। अगर F जो है लगा ही ना हो तो F ज़ीरो है, और तो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक वो हो जाएगा नियतांक। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है ये बताता है कि जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के समान है, यानी वहीं से इसका नाम ही है कि रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। ठीक है। P1 एंड P2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ P1 जो है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको समय के सापेक्ष जो है क्या कर दें, इसको कर दें अवकलन कर दें तो ये हो जाएगा M1D1 अपान डी टी प्लस M2DV2 अपान डी टी। तो ये डी अपान डी टी जो है वो एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन ही है, तो यहाँ M1A1 हो जाएगा और M2A2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम जानते हैं F इज इक्वल टू MA होता है, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ F1 और F2 जो है एक दूसरे के विपरीत हैं। नेक्स्ट चलते हैं संवेग संरक्षण नियम के अनुप्रयोग। पहला है बंदूक का प्रतिक्षेप। बंदूक का जो प्रतिक्षेप होता है इसमें जो है संवेग संरक्षण का अनुप्रयोग है। पहले अगर देखा जाए एक ये बंदूक है, ठीक है, इसका जो अगर मतलब दागा जाए, गोली का द्रव्यमान जो है वो M1 है, नहीं सॉरी, गोली का द्रव्यमान M2 है और बंदूक का द्रव्यमान M1 है। जब स्टार्ट की जाती है मतलब फायर की जाती है तो इसका जो वो होगा वेलोसिटी, ये V2 हो जाएगी गोली का, और बंदूक जो पीछे खसकेगी थोड़ा सा तो उसका वेलोसिटी हो जाएगा V1। निकाय का जो प्रारंभिक संवेग होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है। अंतिम संवेग इतना हो जाएगा क्योंकि ये इनमें मास और वो जो है वेलोसिटी आ जाती है। मास तो रहता ही है, वेलोसिटी बाद में आ जाती है जब फायर किया जाता है। अंतिम संवेग यही हो जाएगा। तो M1V1 प्लस M2V2 इतना हो जाएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स न लगा हो तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ हम ये कर देंगे, ठीक है, ये नियतांक होता है इसलिए P1 एंड P2 इज इक्वल टू इतना। तो अंतिम संवेग ये हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2। ठीक है। फिर इससे क्या हो जाएगा, V अगर देखा जाए जो बंदूक का प्रतिक्षेप है ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू माइनस M2 अपान M1 इंटू V2। जो माइनस चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिक्षेपण जो है वेग गोली के वेग के विपरीत दिशा में है। जो प्रतिक्षेपण हो रहा है मतलब पीछे हटना, जो बंदूक का पीछे हटना ये गोली के वेग के विपरीत की दिशा में है। ठीक है। बंदूक का जो द्रव्यमान है जितना अधिक होगा, अगर ज़्यादा द्रव्यमान होगा बंदूक का तो उसका प्रक्षेपण जो है पीछे की ओर जाना उसका कम होगा। क्यों? क्योंकि ये V जो है वो इन्वर्सली होती है मास के। आगे चलते हैं। यदि यम द्रव्यमान की n गोलियों को एक मशीन गन से प्रति एकांक समय में दागी जाती है तो मशीन गन को पकड़ने के लिए जो आवश्यक बल होगा यम N इंटू V होगा। नेक्स्ट है इसका अनुप्रयोग। ठीक है। राकेट का प्रणोदन। राकेट के प्रणोदन में देखा जाए तो माना अगर कोई राकेट है, ठीक है,
इसको यू वेलोसिटी देनी है, गैस जो है ऊपर की ओर नीचे की ओर निकलेगी, ठीक है, ये हमारा ऊर्जा है। तो अगर प्रारंभिक द्रव्यमान, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान जो हमारा यम हो, ठीक है, यम ज़ीरो, और तात्क्षणिक जो त्वरण हो ये ए हो, यहाँ एम लिखा है लेकिन ए रहेगा। और जो यहाँ द्रव्यमान अगर देखा जाए रॉकेट के दहन के पर, जब दहन होता है रॉकेट का जो ईंधन, उसका अपशिष्ट द्रव्यमान जो हो जाएगा एम आर हो जाएगा। यू जो है बाहर निकलने वाली गैसों का वेग, ठीक है, जिस स्पीड से वो निकल रही हैं बाहर गैस वो है। और वी जो है ये रॉकेट का तत्क्षणिक वेग, उस समय एक इंस्टेंट टाइम पर वी का यानी रॉकेट का वेग वी है। तो हम परिवर्तन दर, अगर द्रव्यमान में होने वाली परिवर्तन दर को कैसे कह सकते हैं, डी एम अपॉन डी टी, यानी थोड़े से टाइम के लिए उसके द्रव्यमान में जो कमी है ये यही है डी एम। तो रॉकेट का जो प्रणोदी बल है यानी एफ, वो इक्वल हो जाएगा माइनस यू डी एम डी टी इंटू माइनस एम जी, इंटू में नहीं माइनस एम जी है, ठीक है। यहाँ ऋणात्मक जो चिन्ह है वेग के विपरीत व गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति को दर्शाता है। आगे चलते हैं। यदि गुरुत्व का जो प्रभाव हो अगर नगण्य हो तो हम F इज इक्वल टू यू माइनस यू डी एम अपान डी टी ये हो जाता है। और आगे रॉकेट का जो त्वरण होता है ए इज इक्वल टू माइनस यू अपान एम डी एम डी टी माइनस जी हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ भी अगर देखा जाए कि प्रभाव जो उसका है गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो तो ए इज इक्वल टू यू अपान जी, सॉरी यू अपान एम हो जाएगा और डी एम इंटू वन अपान डी टी, यानी डी एम अपान डी टी हो जाएगा। फिर चलते हैं। यदि रॉकेट का प्रारंभिक ऊपरी त्वरण अर्थात ऊपर की दिशा में जो त्वरण है वो स्मॉल ए हो तो जो प्रणोदी बल होगा F इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। नेक्स्ट है पॉइंट, रॉकेट का जो वेग अगर है v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस यू इंटू लॉग ई एम टू सॉरी एम ज़ीरो अपान एम माइनस जी टी, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अगर जी टी जो है जी जो है वो नगण्य हो यानी बहुत कम हो तो v इज इक्वल टू यू लॉग ई एम ज़ीरो अपान एम हो जाएगा। नेक्स्ट है संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या होता है, किसी भी बल अगर कोई भी बल है उसके द्वारा कार्य किया गया हो लेकिन ये कार्य जो है वो उसके पथ पर निर्भर ना करे, ठीक है, और किस पर निर्भर करे, उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, तो ऐसे बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर न निर्भर करे जबकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करे, इस प्रकार के बल को हम संरक्षी बल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि किसी बल के प्रभाव में एक चक्कर पूर्ण करने पर कार्य शून्य हो तो वह संरक्षी बल के अंतर्गत आएगा, जैसे है गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रत्यास्थ बल। आगे चलते हैं। असंरक्षी बल, यदि बल के अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, यदि बल के अंतर्गत किया गया कार्य जो हो वो पथ पर निर्भर करता है, ठीक है, और साथ ही प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर नहीं निर्भर करता है, तो ऐसे बल को हम असंरक्षी बल कहते हैं। जो असंरक्षी बल होते हैं उनकी उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लागू नहीं हो पाता है। जैसे जो असंरक्षी बल है हमारे घर्षण बल, श्यान बल आदि जो हैं ये असंरक्षी बल के अंतर्गत आते हैं। फिर चलते हैं कार्य। किसी वस्तु को विस्थापित करने के लिए आवश्यक बल जो आरोपित किया जाता है, उसी आरोपित बल की उपस्थिति में वस्तु जितना विस्थापित हो जाती है यानी जितना अपनी जगह को परिवर्तित करती है, इसी प्रकार को हम बल द्वारा किया गया कार्य कहते हैं। यदि मानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर, या थीटा कोण है, थीटा कोण पर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल जो है
एक अचर यानी कांस्टेंट जो है फोर्स लगाया जाए, ठीक है, बस, और लगाया जाए साथ में वो डिस्प्लेस्ड हो जाए यस तक, तो इसका कार्य जो होगा W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू यस। हम जानते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो एफ जो है हमारा क्षैतिज घटक जो है ये एफ कॉस थीटा है, इसलिए यस हो जाता है। यहाँ एफ कॉस थीटा और यस हो जाता है, फिर डिवाइड हो मल्टीप्लाई होकर के एफ एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो यहाँ हो जाएगा एफ इंटू यस इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। कार्य बल का विस्थापन की दिशा में घटक इंटू विस्थापन कार्य एक सदिश राशि, यही होता है जो बल का विस्थापन की दिशा में घटक और विस्थापन कार्य जो है एक अदिश राशि होती है। कार्य का जो मात्रक होता है एसआई, ये जूल, और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग होता है। इसकी विमा होती है mL2T-2 होती है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। कार्य की प्रकृति जो होती है एक धनात्मक कार्य, ऋणात्मक और शून्य कार्य। धनात्मक कार्य कब कहा जाएगा? जब बल अथवा बल का जो घटक होगा वह विस्थापन समान दिशा में, दोनों समान दिशा में हो तो ये कार्य धनात्मक कहा जाएगा। ऋणात्मक तब कहा जाएगा जब बल अथवा बल का जो घटक हो विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। और शून्य कार्य तब कहा जाएगा जब बल जो है विस्थापन के लंबवत हो। धनात्मक में देखते हैं बल व विस्थापन के मध्य अगर कोण शून्य है तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू एफ W इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, ठीक है। और अगर विस्थापन व बल के मध्य कोण जो है 180 हो तो ये हो जाता है W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस हो जाता है, जहाँ 90 से ग्रेटर थीटा हो और 180 के इक्वल हो या कम हो। और यहाँ जो है थीटा जो है हमारा 90 होना चाहिए, तो W जो है यानी वर्क जो है हमारा 0 होगा। जैसे इसमें धनात्मक में उदाहरण है स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य। स्प्रिंग में जब खींचा जाता है तो विस्थापन और फोर्स दोनों जो है उनका जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो सेम होती है। फिर ऋणात्मक में समान प्रकृति के आवेशों को पास लाने पर स्थिर वैद्युत बल द्वारा वो किया गया कार्य, ठीक है। तो दोनों तरफ विपरीत होते हैं और विस्थापन भी अलग अलग होता है, इस वजह से ये ऋणात्मक होगा। और कुली द्वारा अपने सिर पर, ये जो शून्य कार्य है यानी कार्य जहाँ शून्य होता है उसका उदाहरण है कि कुली द्वारा अपने सिर पर रखकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलना। जब हमारा जो द्रव्यमान है वो ऊपर रखा हुआ है और उसको हम क्षैतिज दिशा में चल रहे हैं, जबकि फोर्स जो हमारा लग रहा है mg ये हमारे लंबवत लग रहा है, तो यहाँ हमारा वर्क जो होगा वो 0 होगा। आगे चलते हैं। नोट, यहाँ वर्तुल गति में अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य जो है हमेशा सदैव शून्य होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। यह भी एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ये कार्य के ही समान ही होता है। इसकी भी विमा कार्य के ही इक्वल होती है, mL2T-2 होती है। इसके जो अन्य मात्रक हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, किलोवाट घंटा, kWh और कैलोरी CAL ये होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल। फिर आगे चलते हैं। किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है वस्तु की गति के कारण तथा अथवा किसी बल में उसकी विशेष स्थिति के कारण होती है।
कोई भी वस्तु में अगर ऊर्जा होती है तो वो वस्तु के गति के कारण या तो किसी बल के उपस्थिति के कारण होती है। यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा दोनों निहित होती है। यानी हम कुल ऊर्जा कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिला करके एक यांत्रिक ऊर्जा होती है। केवल संरक्षी बलों में उपस्थिति जो जो भी किसी भी वस्तु में अगर संरक्षी बल हैं तो वहीं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।